हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में हैं। अभी हम लोग थर्ड पार्ट में देखे थे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर फॉर चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में हीट का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है। तो हमने देखा कि हम लोग हीट को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी मैटर है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज करता है हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, और उसका उल्टा होता है। जब उसको कूल करते हैं तो फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सब्सटेंस है जो सीधे सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में करता है। इसको हम लोग सॉलिमेशन बोलते हैं। और उसके लिए हम उदाहरण दिए थे कैम्फर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कपूर, और दूसरा था अमोनियम क्लोराइड का। अब है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, कि क्या प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर एस है। यहाँ हम लोग प्रेशर को भी चेंज करके हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग सीएनजी को या ऑक्सीजन को सिलेंडर में कैसे करते हैं, प्रेशर बढ़ा के उसको गैस से लिक्विड में चेंज कर देते हैं। और जब प्रेशर कम करते हैं सीधे लिक्विड से क्या होता है, चेंज होकर आ जाता है वो गैस में। दूसरा चीज़ है कि जो हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि गैस में तो हम लोग जानते हैं कि जो उसका पार्टिकल है उसकी दूरी सबसे ज़्यादा होता है, बीच में स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के बनस्पत। तो जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो गैस है उसका पार्टिकल है नज़दीक आ जाता है, और वो क्या हो जाता है कि वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में गैस से। अब है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेस। कहता है कि प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम के हम लोग गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक नया नाम आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। और क्या होता है कि सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट, गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 100 एटमॉस्फेयर। और दूसरा क्या होता है कि सॉलिड जो CO2 है सीधे सॉलिड से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तो गैसियस स्टेट में, जबकि उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं प्रेशर को बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक नाम है ड्राई आइस। इसको याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ड्राई आइस, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कभी कभी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से उठेगा कि व्हाट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर, आंसर होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पर हम किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके नीचे एक चार्ट भी बना हुआ है कैसे हम लोग करते हैं। सॉलिड से फ्यूजन होता है, लिक्विड में बदलने को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में बदलने को बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस से सीधे सॉलिड में बदलने को बोलते हैं सब्लिमेशन। और सॉलिड से गैस में बदलने का, और ठीक इसका उल्टा चलते हैं। तो क्या होता है, गैस से लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में बदलने को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और दूसरा क्या है, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड को डिपोजिशन। ऐसे सब्लिमेशन दोनों की बोला जाता है। अब हम लोगों को चलना है, एक नया चीज़, नया शब्द है, उसका नाम है एवोपरेशन।
अब कहता है डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमेशा हमको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर चेंज करना पड़ेगा स्टेट को बदलने के लिए, मैटर ऑफ स्टेट। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। और हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में ऐसा कुछ घटना देख सकते हैं जहाँ की बिना बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड गैस में चेंज हो। तो इन चीज़ों पर चर्चा करनी है। अब इसी में वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेज इनटू वेपर, कहता है जब पानी को हम बिना कवर किए ढके हुए रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ऐसे हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि कब वेपर में कन्वर्ट होता है, जब उसको हीट देंगे और बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा तो जो लिक्विड है वाटर वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा चीज़ है कि वाटर को यूं ही रख दें तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे हुए भी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी वेट क्लॉथ ड्रायर, जो पानी जो कपड़ा हम लोग भिगाते हैं वो सूख जाता है। व्हाट हैपन टू वाटर इन दैट एबव टू एग्जाम्पल्स। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है वाटर को, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं कि हर पार्टिकल जो मैटर का है हमेशा मूव करते रहता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो भी होता है गैस लिक्विड और सॉलिड, वो किसी भी टेम्परेचर पर उसके पार्टिकल्स का कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। अब लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस पर के ऊपर में सरफेस के पास रहता है पार्टिकल, उसको भीतर के पार्टिकल की अपेक्षा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है। एंड एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर। और वो स्थिति में रहता है कि अगर थोड़ी सी भी उसको ऊर्जा मिल जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और छोड़ दे, मतलब वो पार्टिकल लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस में बदल जाए। This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation किसको बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर जो लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको evaporation बोलते हैं। अब कहता है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग evaporation, ये जो वाष्पीकरण, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। इस जो वाष्पीकरण है इसको कौन कौन सा चीज़ इफेक्ट करता है, उसके लिए एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या कहता है कि 5 मिलीलीटर वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और इसको विंडो के किनारे और फैन में रखिए। और कहता है दूसरा 5 मिलीलीटर वाटर को एक ओपन चाइना डिश में लीजिए और कहता है और उसको भी विंडो के किनारे या फैन में रखिए। मतलब कहता है एक टेस्ट ट्यूब में रखिए 5 मिलीलीटर वाटर, एक कहता है ऐसा कंटेनर में लीजिए जिसका पूरा मुँह खुला हुआ हो, बड़ा हो, और कहता है टेक 5 मिलीलीटर वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड केप्ट इनसाइड द कप बोर्ड और ए सेल्फ इन योर क्लास। और कहता है एक बड़ा डिश में रखिए, थाली में 5 लीटर वाटर को, और उसको या तो कप बोर्ड के अंदर में रखिए या उसको अपने क्लास में रखिए। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेक फॉर द evaporation process in the above cases. Repeat the above 3-step activity in rainy days and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? अब कहता है कि ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला तो होता है कि जो कंटेनर है उसमें जो रखा हुआ लिक्विड है, वाटर है, उसका ओपन सरफेस एरिया क्या है। अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब में रखिएगा तो उसका जो ओपन सरफेस एरिया वो कम होगा। एक छोटा सा कंटेनर रखिएगा तो उससे बड़ा उसका सरफेस एरिया रहेगा। और डिश में थाली में रखिएगा तो और बड़ा होगा। दूसरा चीज़ क्या है, उसका टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम का टेम्परेचर बदल रहा है तो उस पर क्या अंतर होता है। या हवा चल रही है और बिना हवा में आप उसको रखेंगे उसमें क्या अंतर पड़ेगा। रेनी डे में रखेंगे या सूखा मतलब हॉट सीजन में रखेंगे, रेनी डे में और ड्राई डे में, तो दोनों में क्या अंतर पड़ेगा। अब इसका ऑब्जर्वेशन के बाद ये
कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो क्या होगा? वी नो दैट एवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। कहता है एवोपरेशन कहाँ होता है? तो सरफेस पर। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज। कहता है अगर सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, बढ़ाया जाएगा तो उसका एवोपरेशन का रेट बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कहता है कपड़ा को गर्म मचोड़ के रखें, मोड़ कर रखें और फैला कर रखेंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। मतलब कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाइब्रेशन का जो स्पीड है बढ़ जाएगा। कहता है इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड गो इनटू वेपर स्टेट। कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ज़्यादा पार्टिकल जो है किसका? लिक्विड का, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कहता है अगर ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं वाटर वेपर जो कंटेन करता है किसमें? एयर में, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो क्या अंतर पड़ेगा? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन कम जाएगा और ह्यूमिडिटी कमेगा तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। यही कहते हैं ड्रायर में ह्यूमिडिटी कम होता है। और जब वर्षा होता है, वर्षा होने के समय बरसात के दिनों में हवा में ज़्यादा वेपर होता है तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। तो जब भी ह्यूमिडिटी क्या होगा? कमेगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एयर के स्पीड का। कहता है जब एयर का स्पीड बढ़ेगा तो क्या होता है? एवेपोरेशन बढ़ेगा। आप देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब बरसात के दिनों में कपड़ा नहीं सूखता है तो घर के अंदर पंखा चला के उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो पंखा के हवा में क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। और ये ऐसे भी देखते हैं कि हवा जब चलती है तो बाहर में कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखता है। तो स्पीड जो एयर है वो क्या करता है? तेज़ी से एवेपोरेशन को कराता है, इंक्रीज कर देता है। विंड का जो स्पीड है वो एवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। वो जल्दी जल्दी वाटर पार्टिकल को वेपर में कन्वर्ट करके ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का भी असर पड़ता है एवेपोरेशन पर। ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो एवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगा। अब है हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब कहता है कि एवेपोरेशन का कूलिंग से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? कहता है इन ए ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवेपोरेटिंग। कहता है अगर कोई वेसल है, बर्तन है, ओपन है तो एवेपोरेशन होते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन। कहता है कि इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल है लिक्विड का वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? अपने सराउंडिंग से, आसपास का। और कितना एनर्जी गेन कर जाता है? जो कि वो एवोपरेट कर सके। क्या कर सके? एवोपरेट कर सकते। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग कोल्ड। और जब ये जो लिक्विड है ये एनर्जी लेकर एवोपरेट कर जाएगा तो सराउंडिंग का एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो ये पड़ता है। जब एवोपरेशन होगा तो ये कूलिंग होगा। अब इसका और उदाहरण है। उदाहरण क्या इसका है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्योर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। कहता है जब अपने हथेली पर आप नेल पॉलिश रिमूवर को लगाते हो तो क्या होता है? द पार्टिकल गेन्स एनर्जी फ्रॉम पाम और सराउंडिंग्स एंड एवोपरेट काउजिंग द पाम टू फील कूल। कहते जब हाथ पर लगाते हैं नेल पॉलिश रिमूवर को तो क्या होता है? आपके हाथ से ऊर्जा लेके नेल पॉलिश का रिमूवर जो है उड़ जाता है और क्या होता है? एवोपरेट कर जाता है। उससे क्या होता है कि आपके हाथ को ठंडक महसूस होती है, आपके पाम को ठंडक महसूस होती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हैव्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब यहाँ पर लेटेंट हीट की बात होती है। आप लेटेंट की चर्चा किए हैं कि जब भी कन्वर्सन होगा किसका? तो वाटर मोलिक्यूल का वेपर में तो ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि लोग अपने छत पर या ग्राउंड में पानी छींटते हैं। होता क्या है? वाटर जो है वो सराउंडिंग का या छत का हीट लेके कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में? वेपर में। और वो वेपर में कन्वर्सन को ज़्यादा हीट चाहिए और ज़्यादा हीट चाहने से क्या होता है कि वो सरफेस को ठंडा कर देता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यूरिंग द एवेपोरेशन।
तो ये और सारा उदाहरण अभी आप पर चर्चा की इवेपोरेशन का, कि जैसे कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं कि या तो जो पानी पीने वाला बर्तन होता है उसको गीला करके कपड़ा से ढक देते हैं, या खस का जो होता है टाट लगाते हैं खिड़कियों में, उसको पानी से भिगा देते हैं, या कूलर चलाते हैं। इस सब में होता क्या है कि जो वाटर है वो गर्मी लेकर इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करने से क्या होता है, जब भी वाटर इवेपोरेट करेगा तो अपने सराउंडिंग का हीट लेगा, इससे उसका सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। वाट शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर, कहता है गर्मी के दिनों में क्यों गर्म पहनते हैं कॉटन का कपड़ा, तो क्या कहता है, ड्यूरिंग समर बी प्रेस्पायर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। कहता है शरीर का ऐसा बना हुआ बनावट है कि गर्मी के दिनों में जब हमारा शरीर से बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तो पसीना क्या होता है कि वो शरीर के ऊर्जा लेके वाष्प में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, और इससे इवेपोरेशन होता है, इससे हमको ठंडक महसूस होता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ द वाइब्रेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और क्या करता है, शरीर से ऊर्जा लेता है, और लेटेंट हीट के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर से लेता है और कूल फील होता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर वाटर हैव द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एंड एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। सूती के कपड़ा में क्या होता है, आसानी से वो हमारे स्वीट को पसीना को सोखता है और जल्दी इवेपोरेट होता है, इससे हमारे शरीर में ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो ये हुआ, कहता वाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कहता है कि जब किसी कंटेनर में आइस रहता है या आइस कोल्ड वाटर रहता है तो उसके ऊपर में सरफेस पर छोटे छोटे पानी का ड्रॉपलेट बूंद हो जाते हैं। क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो कंटेनर है वो बिल्कुल बहुत ठंडा होता है, और उसके सराउंडिंग में जो एयर होता है उसमें कुछ कुछ वेपर रहता है। तो जब वो संपर्क में आता है कंटेनर का, तो क्या होता है कि वो अपना हीट जो है खो देता है। किसको दे देता है, कंटेनर को देता है और जो कंटेनर चूँकि ठंडा बहुत है दोनों में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो वेपर है वो एनर्जी लूज करके, हीट लूज करके वो छोटा छोटा वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो या तो आइस रखा हुआ कंटेनर में, या ठंडा बहुत ठंडा कोल्ड आइस वाटर है, तो उस ग्लास के बाहर में या कंटेनर के बारे में छोटा छोटा पानी का ड्रॉपलेट हो जाता है। तो यही है, इस ढंग से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि दिया हुआ आपने कि वह जो हम लोग अभी तो 3 स्टेट पढ़े, किसका 3 स्टेट पढ़े, तो हम लोग पढ़े कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर है उसका 3 स्टेट होता है। लेकिन अभी वैज्ञानिक जो हम लोग जानते हैं, जो मॉडर्न साइंस है, वो कहता है कि नहीं 5 स्टेट्स है। कौन है 2 स्टेट, पहले तो सॉलिड लिक्विड गैस था, अब तीसरा चौथा है प्लाज्मा, और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है, कहता द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। कहता प्लाज्मा जो है एक स्टेट है जिसमें कि सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। और ये जो पार्टिकल होता है, आयोनाइज्ड का मतलब आप लोग देखते हैं कि जो कि या तो इलेक्ट्रॉन खो देता है, उस पर माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, दोनों आयोनाइज्ड होता है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन गैस बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब 2 एग्जाम्पल दिया, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को और नियॉन गैस को। आप लोग देखते हैं कभी कभी जो रंगीन एक लिखा हुआ जलते रहता है उसको बोलते हैं नियॉन गैस बल्ब, और फ्लोरोसेंट का हम लोग यूज देखते हैं जो वाइट लाइट जो जलता है, अब तो आ गया उसका यूज बहुत हो रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब का वो। तो दोनों में क्या होता है, इनसाइड ए नियॉन गैस बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस एंड इनसाइड ए फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस। तो इस दोनों में क्या है, एक में नियॉन गैस रहता है, किसमें, तो ये होता है नियॉन गैस जो होता है इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, और ये जो होता है नियॉन गैस जो होता है वो होता है इसमें नियॉन गैस जो होता है वो होता है नियॉन साइन बल्ब में, और जो फ्लोरेंस ट्यूब होता है इसमें हीलियम गैस होता है। द गैस गेट आयोनाइज दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। और जब इस दोनों गैस में बिजली प्रवाहित की जाती है तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो चार्ज हो जाता है गैस का।
दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। ये जो मरकरी हम लोग देखते हैं या जो वो बल्ब देखते हैं नियॉन वाला, तो इसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल चार्ज हो जाता है तो एक चमकीला जो है वो फ्लो करने लगता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, समझ गए। ये जब चार्ज हो जाता है तो ये ग्लोइंग करने लगता है। क्या ग्लोइंग करने लगता है? तो गैस, जो चार्ज पार्टिकल के कारण ये गैस ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। और ये जो प्लाज्मा है, ये जो चमकने लगता है, इसका कलर डिपेंड करता है उस गैस पर जो गैस उस बल्ब में या ट्यूब में कंटेन करता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और ये जो है ये स्टार में भी प्लाज्मा क्रिएट होता है, सन में क्रिएट होता है। इसी प्लाज्मा के कारण सूर्य और स्टार चमकता है। अब अगला जो है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें कहा था इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। भारत के ही वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने कैलकुलेशन किया। और कैलकुलेशन किसके किया? तो वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए किया। बिल्डिंग ऑन दिस हिज कंक्लूजन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। और ये जो कैलकुलेशन उन्होंने किया, वो किया था उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत नामी ग्रामी वैज्ञानिक थे दुनिया के, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। और इसी का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, चूँकि आइंस्टीन ने इसके बारे में प्रिडिक्ट किया था और इसको खोजा किन्होंने, इसका कैलकुलेशन किया सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो इस जो पार्टिकल है फिफ्थ स्टेट, इसका नाम पड़ा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले एंड कार्ल ई वाइमेन ऑफ USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate। और इसको प्रयोग करके लैब में ये 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसको बनाया, इस फिफ्थ स्टेट को दिखाया। इसके लिए इनको 2001 में क्या मिला? तो नोबेल प्राइज़ मिला। द BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। और कहता है कि इसको कैसे किया? ठंडा करके उसके डेंसिटी को बिल्कुल कम किया गया। कितना कम किया गया? तो 100,000, मतलब 1,00,000वां हिस्सा नॉर्मल एयर का। तो सुपर लो टेम्परेचर, और उसको बिल्कुल नीचे के टेम्परेचर पर लाया गया। यू कैन लॉग ऑन द www.chem4kites.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और ये वेबसाइट दिया गया जिस पर ये दोनों फोर्थ जो स्टेट है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप लॉग करके उस साइट पर देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए दिया गया सिर्फ कि ये अब वैज्ञानिकों ने 3 नहीं बल्कि 5 स्टेट ऑफ मैटर को खोज निकाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो I will discuss the question and answer of this part. Thank you for watching the video. Thank you very much.